और जितना हम ध्यान करते हैं उतना हम अवेयरनेस में आते हैं, उतना हमारे अंदर हमारा बौद्धिक स्तर पर हमारा विकास होता है। जो शरीर पे हमारी बीमारी, अगर कोई सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं, तो अगर हम सामूहिक ध्यान में इन्वॉल्व होते हैं और करते हैं तो हम एस्ट्रल सर्जरी कर सकते हैं। जीव हत्या ना करें, उनको जीने दें। लिव एंड लेट लिव का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए बना था कि हम सबको एक समान दृष्टि से देखें, संदेश पहुंचाएं कि आप भी शाकाहारी का हो। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं विदुषी बुबना, मैं लेखा वर्मा आप सबका आज स्वागत करते हैं। आज हम 12 आध्यात्मिक गोलियों में से पहली 6 गोलियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं लेखा जी से चाहूंगी कि पहली 6 गोलियों की जो पहली गोली है उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। दर्शकों, सबसे पहली जो चीज़ है, जो गोली है, जिनको हम आध्यात्मिक गोलियां कह रहे हैं, वो है हमारा ध्यान। ध्यान हमें क्यों करना चाहिए? ये एक मेंटल डिसिप्लिन होता है और जितना हम ध्यान करते हैं उतना हम अवेयरनेस में आते हैं, उतना हमारे अंदर हमारा बौद्धिक स्तर पर हमारा विकास होता है। गौतम बुद्ध ने एक ध्यान दिया था जिसको हम कहते हैं आनापानसति ध्यान। इसको ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने जनमानस तक पहुंचाया। बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने सिखाया लोगों को किस प्रकार से आप अपनी श्वासों के साथ जुड़ करके और इस ध्यान को करके अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। आना का अर्थ होता है आती हुई, पान का अर्थ है जाती हुई और सती का अर्थ होता है दृष्टा बन के उसको देखना। तो दोस्तों, करना क्या है? केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है, देखते रहना है कि किस प्रकार से श्वासें हमारी आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हमको प्रयास भी करना पड़ता है अपने बैठने के तरीके में। तो कैसे हम इसमें बैठते हैं? हम अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हैं। अगर हम ज़मीन पे पालथी मार के बैठ सकते हैं तो वो बेस्ट होता है। और अगर मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं तो भी आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से आपस में फंसा लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। और भी इसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होता है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी नहीं होती है तो जो ऊर्जा आती है वो कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान दें। अब इसकी आवश्यकता क्यों है कि हमें क्यों ध्यान करना चाहिए? हमारे अंदर जो बहुत सारे डर होते हैं जिंदगी को जीने के लिए, उससे निकलने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसका एक और लाभ होता है कि जब हम बीमार होते हैं, हमें क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, बहुत तरह की परेशानियां, मानसिक शारीरिक परेशानियां होती हैं, भावनात्मक होती हैं, तो उनसे हम बाहर कैसे निकलें? तो उसके लिए ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपनी हर परेशानियों से अलग हो सकते हैं। अब कब करें? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ये एनी टाइम मेडिटेशन कहलाता है। जैसे आप एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं ना तुरंत, ये उस तरीके से ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि अब हम नहाए नहीं हैं, अब हमने खाना नहीं खाया है, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कैसे करें? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे इसके लिए बहाने होते हैं। हम हर चीज़ से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ाना है तो ध्यान करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। आप कभी भी कहीं भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ड्राइवर आपकी कार को ड्राइव कर रहा है, वो आपके पास समय है, उसमें आप आराम से ध्यान करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। नहाना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन बस इतना है कि इसको नियम से हमें करना पड़ता है। शुरू में हम बहुत देर तक ध्यान नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करिए, फिर आप उसका समय धीरे 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 बढ़ाइए। 1 घंटा 2 घंटा जितना आप बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप इसमें जुड़ जाएं, जब आपको लगने लगे कि हाँ अब हम बैठ सकते हैं और ध्यान को अधिक देर तक कर सकते हैं, तो कम से कम सुबह, दोपहर, शाम और रात को
ध्यान करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी बहुत सारी बीमारियां आपको घेरे हुए हैं वो आप उसको दूर कर सकते हैं। ये बहाना ना करें कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम ध्यान नहीं करेंगे। तो ध्यान तो ज़रूर करना होता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमारे हृदय में कंपैशन, प्रेम की उत्पत्ति होती है। हमारी जो ऊर्जा है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। हमारा एजिंग भी हमारी रिवर्स होती है और जितनी भी तरह की हमारी और तकलीफें उसको हम दूर कर सकते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को सीखने की है वो ये है, जितनी हमारी आयु है उतने मिनट हमको ध्यान करना चाहिए। मान लीजिए हमारी आयु 60 वर्ष की है या हमारी आयु 30 वर्ष की है तो हमें 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। अगर हमारी आयु 60 वर्ष की है तो हमें 60 मिनट ध्यान करना चाहिए। ये हमारा मिनिमम होता है कि इतनी देर हम इस ध्यान को करें। और ध्यान जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी, उतना ज़्यादा हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आज की जो हमारी बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर कोई परेशान है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों से हम कैसे पार पाएं, कैसे हम यहाँ से निकलें। तो इसलिए ध्यान की हमको बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर हमारे अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने वाले कार्यों को बहुत सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं और एक निरोगी काया को पा सकते हैं। जैसा आपने पहले भी हमारे एपिसोड में, श्रृंखला में सुना था कि यही एक तरीका है कि अपने को हेल्थ इज़ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट हमारा है उसको पाने का केवल यही एक मार्ग है। ध्यान कई तरह से हम लोग करते हैं, वो अब आपको विदुषी बताएंगी कि हम लोग कितनी तरह से ध्यान को कर सकते हैं। थैंक यू मैम। दोस्तों, जैसे आपने जाना आनापानसति ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होता है। अब इसके साथ और जुड़ने वाली चीज़ें ध्यान में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने एक तकनीकी जोड़ी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जो कई सालों पहले इजिप्ट में ढूंढी गई थी, यानी कि पिरामिड, जहाँ पर ममीज को रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड तकनीकी, ये तकनीकी को ध्यान से जोड़ा गया। नए नए प्रयोगों के साथ उनको देखकर, उन्हें समझकर कि किस तरीके से हम इसे अपने जीवन में लाभ पा सकते हैं। पिरामिड ध्यान, ये है हमारी दूसरी गोली का नाम, पिरामिड मेडिटेशन। क्या लाभ है इसका हमारे जीवन में? पिरामिड को पहले हमें समझना है कि पिरामिड कैसे होता है। पिरामिड एक त्रिकोण शेप का होता है, लेकिन इसकी 4 साइड इक्वल साइड्स होती हैं। इसका जो एंगल है उसे सेक्रेड एंगल कहा जाता है। पिरामिड का ये जो एंगल हम यूज़ करते हैं ध्यान में, ये सेम वही है जो मिस्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसका 51.7 मिनट्स इसका एंगल होता है। इसी एंगल पे जब हम पिरामिड बनाते हैं और उसको अपने ध्यान में यूज़ करते हैं तो हमें मिलती है 3 गुना ऊर्जा और भी अधिक। लेखा जी, जो हमें ध्यान में ऊर्जा मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, पिरामिड हमारी वो जो 3 गुना और बढ़ा देता है, यानी कि हमारे जीवन में बदलाव की 3 गुना क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो बहुत ही रोचक बात आपने बताई है कि जिससे लोगों को और ध्यान करने में मज़ा आएगा कि जिस उनकी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक बढ़ सकता है पिरामिड में ध्यान करने से। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि पिरामिड खाली ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े पिरामिड्स भी हैं, और उसके साथ साथ हम अपने जीवन में छोटे छोटे पिरामिड्स अपने घर में लगा सकते हैं। कैप की तरह पिरामिड्स को पहन सकते हैं। कैप, बस सबका एंगल जो है वही होना चाहिए, सेक्रेड एंगल 51.7 मिनट्स। जब हम इस एंगल वाले पिरामिड्स को कैप की तरीके से पहनकर करते हैं तो हमारी 3 गुना ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ साथ हम इसे अपनी दीवार पर लगा सकते हैं, और इसके और भी कई तरीके से हम इसके उपयोग कर सकते हैं। जिन्हें आँखों की बीमारियां हैं, उसके आई पिरामिड आता है, उसे लगाकर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी आँखों के रोग जो है वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। और किसी को अगर चर्म रोग है, यानी कि स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग एक पानी को
उस पिरामिड से एनर्जाइज करें, यानी कि वाटर पिरामिड जिसे हम बोलते हैं। इसे एनर्जाइज करने का एक तरीका होता है। एक पानी की बोतल या जग या कोई भी चीज़ जिसमें आप पानी को भरिए, उसके ऊपर पिरामिड को रखिए। 24 घंटे तक उस पिरामिड को उसके ऊपर रखने के बाद वो पानी जो है वाटर पिरामिड बन जाता है, यानी कि वो पूरी रूप से ऊर्जावान हो जाता है। और इस ऊर्जावान पानी को आप अपने अफेक्टेड एरिया, जो स्किन पे अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। जब आप उसे वहाँ अप्लाई करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे उस एरिया में जहाँ पे वो आप पानी अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे वो रोग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। इसके साथ साथ हमारे अगर नी में प्रॉब्लम है तो हम नी पिरामिड्स को यूज़ कर सकते हैं। बैक में प्रॉब्लम है तो बैक पिरामिड्स भी आते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होकर बेड पर हो जाते हैं। जैसे कि कई बार डायलिसिस की प्रॉब्लम है, किडनी की है, कुछ पैरालिटिक अटैक्स होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो जाते हैं। जो लोग बहुत दिनों तक अपने बेड पर से उठ नहीं पाते या इतने कमज़ोर हो जाते हैं, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन सबको हम इस गोली को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उपयोग में करने के लिए हम बताते हैं। उन्हें सबको या तो आश्रम धर्मा, यानी कि बड़े बड़े पिरामिड्स में जाकर रहने के लिए, या अपने घर में एक बड़ा पिरामिड अपने बेड पर लगवाना होता है। वो सिर्फ वॉल पे नहीं, पूरा 6 फीट का अगर पिरामिड वो लगाते हैं तो उनकी स्थिति आश्रम धर्म जैसी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे आश्रम धर्म, पिरामिड जिसमें जाकर हम लोग रह सकते हैं वो एक आश्रम के समान ही होता है। वहाँ पे सारे नियम कायदे एक आश्रम के समान होते हैं, यानी कि आपको ध्यान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन लेना है। तो वहाँ पे जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हमें उसमें स्वस्थता नज़र आती है। तो हम अपने घर में भी ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जब हम पिरामिड्स को घर में लगाएं इतना ज़्यादा, और उससे हम अपनी बीमारियों से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बाहर निकल कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और अच्छे से समझें कि इन्हें हम अपने डे टू डे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं इस पिरामिड के साथ। इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम उसे पिरामिड के नीचे रखते हैं तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती, जो नॉर्मली बाहर रखने पर ख़राब हो जाती है अगर हम उसे फ्रिज में नहीं रखते। दूसरी, वो ऊर्जा से और ज़्यादा भर जाती है। यानी कि हमें आजकल लगता है कि जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, या उस तरीके के केमिकल्स यूज़ हैं। लेकिन अगर हम पिरामिड के नीचे रखते हैं तो उसके अंदर होने वाली ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिससे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक के तरीके से बन जाता है। यानी कि वो इतना ऊर्जान्वित हो जाता है कि जब हम उसका सेवन करते हैं, चाहे वो हम रॉ खाएं या उसे कुक करके खाएं, दोनों ही स्थिति में वो हमें लाभ ही पहुंचाता है। पिरामिड मेडिटेशन में हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना होता है। इसको ध्यान से अगर हम और देखें तो पिरामिड को हम अपने जीवन में कुछ इस तरीके से उतार सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में तो कोई भी बीमार नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर हम पिरामिड का यूज़ क्यों करें? हम तो केवल ध्यान ही कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, पिरामिड खाली आपको आपकी बीमारियों से ही नहीं हेल्प करता, बल्कि आपके जीवनचर्या को और तेज़ी से बढ़ा देता है। यानी कि जैसे हम 3 गुना ऊर्जा इसको पाते हैं जब हम ध्यान करते हैं इसके साथ अगर बच्चे पढ़ते हुए इसका उपयोग करें, या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं पिरामिड का यूज़ करें, इन्फेंट बेबीज़ को अगर पिरामिड के नीचे रखा जाता है तो इससे हमने उनकी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स और बहुत सारे सिचुएशन में जो उनके उस टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ के, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। जो इन्फेंट बेबीज़ कई बार बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, या वो बहुत सेंसिटिव इतने होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि जल्दी जल्दी वो इन्फेक्शंस या किसी न किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से बच जाते हैं, क्योंकि उसका ऊर्जा क्षेत्र इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और अगर बढ़ने वाले बच्चे इसका उपयोग करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पावर, उनकी जो स्टडीज़ है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं। जब हम पिरामिड को अपने ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं
तो वहाँ पर भी हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। वहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहाँ पे भले ही लोग ज़्यादा देर ध्यान नहीं करते, थोड़ी देर ध्यान ही करें, फिर भी जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है पिरामिड का यूज़ करने की वजह से। देखा जी, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जो पिरामिड की शेप में बने हुए हैं। इंडिया में ही पिरामिड हाउसेस भी हैं, यानी कि खाली रूफ टॉप पे पिरामिड ही नहीं, लोगों ने घर भी बनाए हैं। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स ऐसे हैं जो पिरामिड की शेप में घर बनाते हैं और एक एक स्तर पर, यानी कि क्वींस चैम्बर, किंग्स चैम्बर के सतह पर फ्लोर्स बन जाते हैं और वहाँ पे घर, किचन, सब कुछ। तो आप सोचिए कि वो घर जो पिरामिड हाउस ही है, वो हर वक्त कितना ऊर्जा में वहाँ पे रहने वाले लोग रहते होंगे, कितना ऊर्जा से भरा हुआ होगा, कितनी स्वस्थता होगी, कितनी खुशहाली होगी। उनके जीवन में आने वाली हर डिफिकल्टी वो ट्रू डिफिकल्टी और गुड डिफिकल्टीज में कन्वर्ट हो जाती होंगी अपने आप ही। तो ये जो पिरामिड हाउसेस हैं ये बहुत खूबसूरत दिखने में है और एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में एक नेचर के और करीब, यानी कि हम ध्यान और फिर उसमें पिरामिड जैसी तकनीकी के साथ अपना जीवन काटने, यानी कि हमारा घर का स्ट्रक्चर ये पिरामिड का हो जाए तो कैसा लगेगा, कितना खूबसूरत। हमें लगेगा कि कैसे हो सकता है त्रिकोण, लेकिन कितना खूबसूरत है। हम आजकल कितने डिफरेंट तरीके के इंटीरियर्स की बात करते हैं, लेकिन ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा जहाँ सदियों साल पहले पिरामिड का यूज़ कैसे किया जाता था, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए, यानी ममीज। लेकिन आज हम इसी तकनीकी को ध्यान में जोड़कर अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को, अपने आसपास के वातावरण को और ज़्यादा ऊर्जान्वित और खुशहाल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में एक नया उमंग की रोशनी नज़र आती है। पिरामिड ध्यान कुछ इसी तरीके से है, जब हम इसे ध्यान को पिरामिड के साथ जोड़ते हैं। तो इसलिए इसे अपने जीवन में उतार कर इस दूसरी टैबलेट से हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य को और अधिक पाने के लिए अनुभव करते हैं। तो लेखा जी, आपको पता है इस पिरामिड ध्यान से जो हमें 3 गुना ऊर्जा मिलती है, इसमें जब हम अपनी तीसरी गोली को जोड़ते हैं तो उसमें भी हमें 3 गुना ऊर्जा मिलती है, यानी 9 गुना ऊर्जा मिल जाएगी। जी हाँ, और वो है तीसरी गोली हमारी सामूहिक ध्यान, यानी कि ग्रुप मेडिटेशन। सामूहिक ध्यान कुछ इस तरीके से कि इसे हम अलग अलग समूह क्या होता है, एक जने से नहीं, दो, कुछ लोगों के इकट्ठा होने से बनता है समूह। ये 5 जने, 4 जने, 10 जने, 100, 200, 1000, लाखों, करोड़ों, जब इतने सारे लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो सोचिए कितनी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसे हम दूसरों के घर जाकर, मेडिटेशन सेशंस में जाकर, या लोगों को अपने घर में मेडिटेशन सेंटर बनाकर या सेशन रखकर हम लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ जब ध्यान करते हैं तो वो सामूहिक ध्यान बन जाता है और उससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे भी बहुत सारे हमारी ऊर्जा में हम अलग ही वृद्धि और अलग अलग अनोखे ऐसे अनुभव करते हैं जो हमने आज तक इंडिविजुअल मेडिटेशन से नहीं किए हैं। देखा जी, मतलब कि हम जब, जैसे कि हमारे MYDK का ऋषिकेश का जो प्रोग्राम होता है, या पिरामिड वैली में बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ लाखों करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, हजारों लोग, और उस ऊर्जा को अनुभव करते हैं जो उन्होंने अकेले अपने घर में बैठने के घंटों बैठने के बाद भी उस ऊर्जा को उस तरीके से अनुभव नहीं किया जब वहाँ वो समूह में करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब की ऊर्जा एक फील्ड बनाती है, और जब वो फील्ड बनती है तो वो एक ऐसा गोल बनती है कि उससे हर सबकी ऊर्जा एक साथ ऊपर उठने लगती है। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी बात बेटी शाइन जी ने अपनी बुक माइंड वेव्स में बताई थी कि जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो वहाँ से हमारी एस्ट्रल बॉडी भी हील होती है, यानी कि हमारी एस्ट्रल सर्जरी पॉसिबल है। बहुत सुंदर। मतलब कि हम सबको अभी ज्ञात हुआ था कि हमारी 7 बॉडीज होती हैं, तो उनमें से एक बॉडी हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। जो शरीर पे हमारी बीमारी, अगर कोई सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं, तो अगर हम सामूहिक ध्यान में
इन्वॉल्व होते हैं और करते हैं तो हम एस्ट्रल सर्जरी कर सकते हैं। उससे हमारे शरीर में जो भौतिक शरीर यानी कि हमें जो सबको शरीर दिख रहा है तो उसमें हमें फिजिकली ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी वो एस्ट्रल सर्जरी ही हमें हीलिंग का काम करती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमने लोगों के देखे भी हैं जहाँ पे लोगों की सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो है रेखा जी ठीक हो गई है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि अगर ऐसा संभव है तो ध्यान करना फिर समूह में तो बहुत ही आवश्यक है। सबको मिलके ही ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और, अगर किसी को इस तरीके के सर्जिकल इश्यूज हैं उन लोगों को अपने घर में सेंटर बना के या किसी जहाँ पे सेंटर हो वहाँ पे 40 दिन तक समूह में ध्यान करते हैं तो उनकी रिकवरी के जो परसेंटेज है वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक बात और बताइए, 40 दिन की बात आपने कही, इस 40 दिन का क्या महत्व है? 40 दिन का महत्व आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम बचपन से अलग अलग तरीके से चालीसा करते हुए आए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर कोई चालीसा करता है। ये कहा जाता है कि 40 दिन हमने इतने समय से जो अपने लाइफ पैटर्न्स बनाए हुए हैं उन्हें एक ही एक दर परत बनती चली जाती है हमारे जीवन में। 40 दिन लगते हैं हमें उस बिलीफ सिस्टम में से कुछ हद तक बाहर निकलने में। तो हमारा जो वो परतें हैं वो खुलनी शुरू होती हैं। उन 40 दिन हमें मदद करते हैं हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी फीलिंग्स के प्रति हमें अवेयर करना और उससे हमें उस स्थिति में लेकर आना कि जहां हम समझ पाएं कि ध्यान से हम ऊर्जा किस प्रकार से ग्रहण कर हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। और इस 40 दिनों के ध्यान को हम मंडाला मेडिटेशन भी कहते हैं। तो मंडाला का अर्थ ही ये है कि मंडला यानी कि हम एक मंडला वो होता है जो सर्कल्स में होता है। और ये जब सर्कल यानी कि समूह, सर्कल कैसे बनेगा? जब बहुत सारी बिंदुएं एक साथ जुड़ जाएंगी और जब लोग समूह में बैठेंगे तो वो अपने आप ही उस मंडला मेडिटेशन यानी कि 40 दिन अगर वो करते हैं तो उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम या तो अलग अलग होकर बैठ सकते हैं या हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी बैठ सकते हैं, और या हम हाथ ना भी पकड़ें, हम इस तरीके से एक साथ एक सर्कल में बैठे, हाथ पकड़ के बैठे, या हम एक ही समय पे अलग अलग जगहों पर, जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल ऑनलाइन कोविड की वजह से हुआ, तो ये बहुत आसानी की लोग सोचे कि हम सामूहिक ध्यान कैसे करें, लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये ऊर्जा ही इस तरीके की है कि सब अपने अपने घरों में अपने अपने स्थान पर बैठकर सेम समय पर सेम टाइम पर जब वो बैठे तो वो सामूहिक ध्यान के तरीके से ही हो गया, क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनका टाइम पूरा एक ही था और उन्होंने इस धारणा के साथ बैठे कि हम सब एक साथ एक ही जगह पे ध्यान कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे मिरेकल है, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम हर चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये जो हमारी तीसरी गोली है, ये हमारी एस्ट्रल सर्जरी यानी कि जिस सर्जरीज में हम लाखों खर्चते हैं, वो केवल हम जब सामूहिक ध्यान करें तो हम बहुत ही आसानी से इसे अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं बिना अपने शरीर को किसी तरीके की तकलीफ हो जाए। बहुत ही सरलता से आपने बता दिया है। और दोस्तों, ध्यान का तो अब आपको समझ में आ गया है कि ध्यान करना कितना आवश्यक है। तो आगे विदुषी जी कुछ और? जी हाँ, इसके साथ दोस्तों आपको मैं बताऊंगी हमारी चौथी गोली। जी हाँ, चौथी गोली ये भी एक तरीके से हमारे ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाने का काम करती है। जी हाँ, वो है हमारा फुल मून मेडिटेशन यानी कि पूर्णमासी का ध्यान। फुल मून, अब कहें फुल मून मेडिटेशन क्योंकि हमारा को जो हमारा शरीर है वो 70% पानी से बना है और हम सब जानते हैं कि जब फुल मून होता है यानी कि पूर्णमासी की रात होती है तो ज्वार भाटा यानी कि टाइड सबसे ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हमारा शरीर भी पानी से बना हुआ है, इतना स्तर है हमारा पानी में, तो हमारे शरीर में भी ऊर्जा की लहर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। जो ऊर्जा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वो फोर्स है, जो वो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, फुल मून के डेज पर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हम फुल मून के दिनों में यानी कि
फुल मून से एक दिन पहले, फुल मून वाले दिन और उसके एक दिन बाद, यानी कि 3 दिन लगातार अगर रात को हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा ही नहीं बढ़ती, बल्कि हमें हमारे जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उसके कारण पता चल जाते हैं। फुल मून मेडिटेशन से हमें अपने पास्ट लाइफ विजन्स के साथ साथ हमें अपने लाइफ पर्पस के बारे में भी पता चलता है। ये कुछ इस तरीके से है कि हमें हमारे पास एक ऐसी चाबी मिल जाए जिससे हम अपने जीवन की सारी गुत्थियों को, सारे तालों को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम ध्यान करते हैं पूर्णमासी के दिन, तो हमें, अगर हम किसी आध्यात्मिक चर्चा में भी इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे बौद्धिक स्तर में भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। यानी कि हम ध्यान और साथ साथ सज्जन सांगत्य या कोई ऐसी गोष्ठी में साथ दें जहाँ पे हमारे को ज्ञान भी मिल रहा है, ध्यान भी हो रहा है। तो ऐसा स्पिरिचुअल टैबलेट की जो फुल मून मेडिटेशन सेशंस होते हैं, लेखा जी, उसमें तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम 3 दिन का ध्यान, अखंड ध्यान रखते हैं और उसके साथ साथ जो रात का समय होता है वह ध्यान के साथ साथ हम आध्यात्मिक चर्चाएं भी करते हैं। उससे क्या होता है कि जब हमारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, तो जब वो आध्यात्मिक चर्चा हम अपने गुरुओं के साथ करते हैं तो हमारी इनटेक यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हाई होता है कि हम हर चीज़ को बहुत ही आसानी से अपने जीवन में लेते हैं, उतारते हैं और उसका अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एकदम ही शुरू हो जाता है और हमें उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जी, पूर्णिमा ध्यान जैसे हमने समझा कि 3 दिन, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो हमें इस पूर्णिमा ध्यान को सिर्फ 3 दिन नहीं करना चाहिए। इसे पूर्णमासी के 3 दिन पहले और पूर्णमासी के 3 दिन बाद, यानी कि 7 दिन अगर करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत स्वस्थता और हैप्पीनेस रहती है। और अगर वो किसी पिरामिड में जाकर फुल मून के दिनों में रहें और 7 दिन वहाँ बिताएं, तो वो एक ऐसा आश्रम है उनका, जैसे हम कहते हैं कि आज के टाइम में बहुत लोग सुनते हैं कि वृद्धाश्रम भेज देते हैं, कि नहीं, एक्चुअली वृद्धाश्रम का कंसेप्ट क्या था, उसमें यही था कि जो सीनियर लोग हैं उनको स्वस्थता कैसे मिले। उन्हें हम पुरातन अगर समय में अगर हम जाएं और उसे समझें तो इस तरीके से वो हर पूर्णमासी पर इस तरीके का आश्रम यानी कि अज्ञातवास में जाते थे, जहां उनकी ऊर्जा और उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती थी। तो वही होता था असलियत में वृद्धाश्रम। तो इसे हम अपने आज के जीवन में कैसे ले सकते हैं कि कोई पिरामिड में जाकर या अपने घर में ही 7 दिन लगातार अगर पूर्णमासी के दिन ध्यान करता है या पिरामिड में जाकर रहकर ध्यान करता है तो उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स नज़र आती है और उनकी लाइफ बहुत स्टेबल और बहुत इजीली वो हैप्पीली अपनी लाइफ को लीड कर पाते हैं और अपने जीवन में बहुत सारे कार्य आसानी से कर लेते हैं। जो लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई, हमारी इतनी एज है, हम कर नहीं सकते। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताएं, जो फीमेल्स में यानी कि फीमेल्स को जो हर महीने मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, वो हर महीने आते हैं और हर महीने ही फुल मून आता है। अगर हम इन दोनों को साथ में जोड़ें तो हमें समझ में आएगा कि अगर किसी महिला को अपनी पीरियड्स के इंस्टेबिलिटी यानी कि किसी को जल्दी आ रहे हैं, किसी को देर आ रहे हैं, प्रॉब्लम प्रॉपरली नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि उसको मंथली प्लानिंग यानी कि फुल मून हमें बताता है कि आपको मंथली प्लानिंग पर जाना चाहिए। यानी कि आप अपने मंथ में कोई ऐसा काम करें, यानी कि फुल मून के दिन आप साइलेंस को अडेप्ट करें, वो आपका मंथली प्लानिंग का पार्ट हो गया। या आप कोई नया कार्य शुरू करें, या अपने घर में कोई मेडिटेशन की क्लास रखें, या कोई नई किताब का पढ़ना शुरू करें और उसे नेक्स्ट फुल मून तक कंप्लीट करें। तो ये आपका मंथली प्लानिंग के रूप में आपके जीवन में आएगा और आपकी ऐसी इश्यूज जो मंथली इश्यूज होते हैं वो बहुत ही आसानी से आपके जीवन से चले जाएंगे। तो यही इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें यानी कि ये छोटी छोटी गोलियां अगर हम अपने जीवन में एक एक करके उतारना शुरू कर दें, और हम देखेंगे दोस्तों कि शुरू में तो हम एक एक करके उतारेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इन गोलियों को एक साथ ही करना शुरू करेंगे और हमें एहसास भी नहीं होगा कि हम ये सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। कि ध्यान, पिरामिड ध्यान,
ध्यान को में के साथ पिरामिड को यूज़ किया तो पिरामिड ध्यान हो गया, उसको हमने कुछ लोगों के समूह के साथ किया तो सामूहिक ध्यान हो गया। और पूर्णमासी जो हर महीने आती है, और हम पूर्णमासी के दिन भी ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, पूर्णमासी के दिन थोड़ा और ध्यान से किया, अखंड ध्यान किया, या 3 दिन 4 दिन लगातार सारी रात ध्यान किया तो हमारा पूर्णमासी ध्यान हो जाता है। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सारी रात ध्यान करने की बात कर रहे हैं। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि 1 घंटे का ध्यान हमारी 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम रात भर बैठकर ध्यान करते हैं तो हम अगले दिन अपना काम करने में असफल होंगे या उतने लेथार्जिक फील करेंगे, बल्कि आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि आप बहुत ही एनर्जेटिक होकर और अपने सारे कामों को बहुत इजीली कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि लेखा जी आप आगे की 2 गोलियों के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। धन्यवाद विदुषी। दोस्तों, हमने ध्यान के बारे में बहुत कुछ जाना। ध्यान किस तरह से करना है और क्यों करना है आवश्यक, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब उसके आगे जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शाकाहार। हमारे जीवन में हमें शाकाहारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अगर हम शाकाहारी हैं तो हमारी ऊर्जा में वृद्धि कैसे हो सकती है। हम सभी लोग ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, या एक चलन हम लोगों के यहाँ सब है कि हम नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज खाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तो हिंसा होती है उसके साथ में। तो बुद्ध ने भी कहा अहिंसा परमो धर्म। क्यों कहा? क्योंकि हम किसी को दुखा के, किसी का दिल तोड़ के, किसी को नुकसान पहुंचा के यदि हम अपना लाभ करते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से किसी भी रूप से, तो वो अहिंसा ही कहलाती है। जैन धर्म में भी अगर आप देखें तो यही बात बताएगी। वो लोग संध्या के बाद भोजन नहीं करते थे, क्योंकि भोजन में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे। तो इतना ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। लेकिन अगर हमसे जब कहा जाता है कि आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, तो हम सोचते हैं क्या हम छोड़ पाएंगे? हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा चलो आज एक दिन और खा लेते हैं, कल फिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जिह्वा जो है वो बहुत चपल है। उसको हमेशा रसास्वादन की लत लगी रहती है, इसलिए उसको छोड़ पाने में हमको बहुत कठिनाई होती है। लेकिन सबसे पहले ये सोचिए कि हम जिस जीव को मार के खा रहे हैं उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, और वो किस तकलीफ़ से गुजरा होगा कि उस भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे तो उसकी वो सारी तकलीफ़ें, सारी ऊर्जा, वो सब नकारात्मकता हमारे अंदर भी आएगी। और जब हम स्वयं नकारात्मक हो जाएंगे तो कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे? फिर उस ध्यान का भी हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निरंतर जो बात कर रहे हैं वो हम ऊर्जा वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा वृद्धि तो तभी संभव है जब हमारे अंदर दया हो, ममता हो, कंपैशन हो लोगों के लिए। तो वो कैसे आएगा? तो उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से एक वायदा करें कि हम शाकाहारी बनेंगे, और इस चीज़ को दूसरों को भी समझाइए। केवल अपने लिए ही ये चीज़ नहीं बनी हुई है कि चलो हमने सुना और हमने कहा अच्छा हम नहीं खाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे आसपास हमारे घर वाले, हमारे भाई बंधु, वहाँ तो सब लोग खा ही रहे हैं। तो जब उन्हीं के बीच में हम रहेंगे तो हमारी ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए ये घर घर हर व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाना है कि जीव हत्या ना करें, उनको जीने दें। लिव एंड लेट लिव का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए बना था कि हम सबको एक समान दृष्टि से देखें। कहते हैं ना कि हर चीज़ में एनर्जी है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। फिर जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को हमें कष्ट देने की इजाज़त नहीं है, तो हम जीते जागते जानवरों को, पक्षियों को क्यों कष्ट पहुंचाते हैं? तो ये एक हमको अपने लिए नियम बनाना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रकार से मांसाहार ना करें, और जिनको देखें उनको तक भी ये संदेश पहुंचाएं कि आप भी शाकाहारी का हों, और शाकाहारी होने के बाद आपको जीवन में क्या बदलाव मिलेगा, आपकी सोच में क्या परिवर्तन आएगा, आप किस प्रकार से आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, कितनी चीज़ों में बदलाव आएगा, वो आप ये करके ही समझ सकते हैं। ये मुँह ज़बानी बताने से किसी भी बात की कोई संभावना नहीं होती है। जैसे ध्यान के विषय में हम कितना भी बताएं,
जब तक आप स्वयं नहीं उसको अनुभव करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो ये जो भी गोलियां हम आपको बता रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि आप उसको जीवन में उसका पालन करें। जीवन में ठहराव को लाने के लिए, अपने आप को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए शाकाहार जो होता है ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम होना चाहिए जो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इसी के साथ में जो छठी गोली है वो है ऑप्टिमल डाइट या मिताहार। ये क्या होता है? हमने बहुत सारी बातों को सुना, भोजन की बात अभी जैसे मैंने आपको बताई। अब हम क्या भोजन केवल मुख से ही करते हैं? सबसे पहले हमको ये समझना है, हमारी जो आप 5 सेंसेस की हम बात करते हैं, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जिह्वा और हमारी त्वचा, ये इनसे भी हम ग्रहण करते हैं। निरंतर अगर आप देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ इनसे ग्रहण कर रहे हैं। आँखों से हमने क्या ग्रहण किया? हम देख रहे हैं कि लोग कैसे आपस में लड़ रहे हैं, उनका आपस में क्या आचरण है। तो वो चीज़ों को हम ग्रहण करने में बड़ी सुलभता से हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई खूबसूरत चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही, तो वो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। हम उसको देखते हैं, हाँ हाँ बहुत सुंदर है कह करके हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में ग्रहण क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है समझना। तो आँखों से मित्रों केवल उन्हीं चीज़ों को देखें जो सही है। अब ये सही और गलत वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, जो हमारे लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने लिए हम समझ सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को देखना नहीं ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे हम अपना समय टीवी देखने में बहुत बिताते हैं, अखबार पढ़ने में बहुत बिताते हैं, हमको उससे अल्टीमेटली अगर हम सोचें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लगातार हम खबरें सुन रहे हैं, उन खबरों में क्या है? कहीं भी क्या आप किसी पॉजिटिव चीज़ को पाते हैं? नहीं, क्योंकि बराबर दुनिया में क्या गलत हो रहा है, क्या अनुचित है, वही हमको बार बार संदेश वहाँ से मिलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारी भी मानसिकता वैसी ही बनती चली जाती है। हम किस तरह आसानी से चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, हमें स्वयं ही नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारी आँखों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए कि बुद्ध चरित्र को देखिए या पढ़िए, तो हमको सोचना पड़ेगा, अच्छा देखें, सुने, पढ़ें, क्या करें? तो वहाँ से हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो गलत चीज़ें, अनुचित चीज़ें हैं, वो हमको बहुत अधिक आकर्षित करती हैं और उसी को हम लेने की चेष्टा करते हैं। तो अभी शायद ये छोटी सी बात आपको समझ में आई हो कि निरंतर टीवी देखना या मोबाइल में कोई भी जो भी एड्स आ रहे हैं या जो भी आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वो काम के हैं या नहीं है, हम उसको देखने में बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। तो उसको ना करें, क्योंकि आँखों के द्वारा भी हम निरंतर कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी हमने केवल मुख से नहीं ग्रहण किया है, हमने उसको आँखों से भी लिया है। तो हमको लेना केवल वही चीज़ें हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वागमन की ओर ले जाए, यानी हमको ऊपर की ओर चढ़ाए। उन्हीं चीज़ों को हमको ग्रहण करना चाहिए। अब हम अपनी दूसरी इंद्रिय पे आते हैं, वो है हमारे कर्ण यानी कान। कान जो हमको दिखते हैं बाहर से, असल में वास्तविकता यही नहीं कि ये हमारे कान है। हमारे इसके अंदर जो असली कान जो सुनता है, इंटरनल ईयर, उसमें हम क्या सुनते हैं? हम मधुर संगीत भी सुन सकते हैं, हम प्रवचन भी सुन सकते हैं, हम अच्छी बातों को भी सुन सकते हैं, लेकिन हम क्या सुनना पसंद करते हैं? कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं गाली गलौज हो रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, उसमें हमें फौरन हम आकर्षित हो जाते हैं। अब क्या ज़रूरत है कि हम उसको सुने, लेकिन हम बहुत खुशी खुशी कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। जहाँ दो व्यक्ति, अगर आपको दूर से भी दिख रहा है कि कुछ बात कर रहे हैं या कुछ उनके एक्शंस हो रहे हैं, तो आपके पूरे कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए कि चलो भाई पता लगाएं वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो किसी को डांट रहा है या क्या कह रहा है। तो इस तरह से भी हम देखें ना किसको ग्रहण कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी भी चीज़ें, प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा मन नहीं लगता है। भगवत गीता हम सुन सकते हैं, लेकिन हम क्यों सुने? हमारे फिर कह देते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो हमको अपने उन्हीं जो हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं,
उसमें से हमको अपने लिए निर्धारित करना पड़ेगा कि हम क्या सुने, क्या करें जीवन में, क्या देखें। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज एक आवाज़ कार की आई ज़ोर से, हमने सुना, लेकिन हम मदद के लिए तो नहीं गए, तो उस देखने और सुनने से हमको क्या लाभ हुआ? अगर हम किसी की मदद कर पा रहे हैं तब तो वहाँ पर हमारा पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बस कान लगा के सुना, 4 बातें और बोली, देखो देख के गाड़ी नहीं चला सकते थे, और हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो तरीके होते हैं, ये जीवन में हमको सिर्फ कठिनाइयाँ देते हैं। हमको इस बात को बहुत गहराई से समझना होता है। देखिए, एक छोटा सा एक और उदाहरण है। जब हम किसी सड़क पे जा रहे हैं और सपोज वहाँ पर किसी तरह की दुर्गंध आ रही है, तो हम फ़ौरन क्या करते हैं, हम अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं, हम अपनी नाक को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बदबू हमको पसंद नहीं। तो जब हम अपनी नाक के द्वारा तुरंत हम उस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी हुई है, तो वहाँ से हम हट जाते हैं। खुशबू आ रही है, थोड़ी देर हमने लिया उसको, खुशबू को, लेकिन दुर्गंध के साथ तुरंत हमारा ये व्यवहार होता है। तो हम अपनी बाकी दोनों इंद्रियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे देखने की वस्तु नहीं है तो हम अपनी आंखें बंद कर लें, वहाँ से हम हट जाएं, या हम अपने कानों को बंद कर लें अगर कोई गलत शब्दों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन ये हमें बहुत ही रसास्वादन मिलता है उसमें, इसलिए हम उसी में लगे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जीवन में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी घटित होती है। कहीं जलेबी बन रही हो, कहीं मिठाई बनती है, तो उसकी खुशबू हमको बड़ा आकर्षित करती है, तो हम उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते। चलिए वो तो ठीक है, वो उसको एक खुशबू हमें अच्छी लगी, हमने उसको लिया और उसको हम खाएंगे तो हम रसास्वादन भी करेंगे। लेकिन और इन चीज़ों को हमें क्या ज़रूरत है सुनने की या उसके पीछे भागने की? तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए डूज़ एंड डोंट्स हमको खुद ही तैयार करने पड़ेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती है, लेकिन ये हमारी अपनी धारणा होती है कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए। अभी जैसे मैं शाकाहार की बात बता रही थी, तो जब भी हम भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन है, तो वो हमारे जीवन में रक्त संचार बढ़ाता है, वो हमें हर तरह की ऊर्जा देता है। लेकिन इसके साथ में हम और भी चीज़ों को भी तो देखते हैं ना, हम क्या खा रहे हैं। बहुत तला भुना खाने की बड़ी इच्छा होती है, कहीं पे चाट पकौड़ी मिल रही है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहीं पर हरी सब्जियां और रोटी रखी हो तो शायद हम उसको खाना नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि हमारी जिह्वा जो है बड़ी चपल है, उसको हर चीज़ चटपटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो चटपटी चीज़ें क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं? क्या उसको लेने के बाद हमारा पेट उसको संभाल पाएगा? ये भी तो हमको सोचना चाहिए ना, लेकिन ये बात हम नहीं समझ पाते। दूसरी तरह से हमारी जिह्वा क्या काम करती है, वो है बोलना। हम किस तरह से बोलते हैं लोगों के साथ में, हमारा क्या व्यवहार होता है। आदमी देख के बात करते हैं, कितना कटु बोलते हैं हम लोगों के साथ, जिसका हमें समझ में आ गया ये कमज़ोर है व्यक्ति हमसे, उसके साथ हमारी कटुता की वाक शक्ति हमारी खुल जाती है उसके प्रति। लेकिन अगर हमको लगता है कि किसी से हम नहीं जीत सकते हैं, तो उसके प्रति हमारे बोलने का अंदाज जो होता है वो गलत होता है। करना क्या है कि हमको एक समभाव रखना है, एक मिठास अपने अंदर भरनी है। वो मिठास कहाँ से हमारे अंदर आएगी? जो हम चारों तरफ से चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। तो जो भी आप आँखों और कान से, नाक से, त्वचा से जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं, वही हमारे मुख से निकलेगा। तो ये हमको सोचना है कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ किस प्रकार से बोलना है, ये हमको ही सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमारा व्यवहार मीठा नहीं है, यदि हम मधुर वाणी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि वाक शक्ति जब आपकी बिगड़ने लगती है तो आप रोगग्रस्त होते हैं। जैसे यदि हम गलत भोजन करते रहते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। केवल हमारी जिह्वा नहीं खराब होती, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ में खराब होता है। अगर हम सही चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, सही चीज़ को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए हमारे विचार कैसे बनेंगे, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होगी, और फिर हमारे अंदर किस प्रकार से बीमारियां घर करेंगी।
तो ये चीज़ें जो हैं कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं ये एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित हैं। किसी एक, आप देखिए आँख में दवा डालते हैं तो उसका स्वाद हमारे गले में आता है, कान में कोई प्रॉब्लम होती है तो नाक से पता लगता है। इसका मतलब है सारी इंद्रियां हमारे अंदर से भी इंटरकनेक्टेड भगवान ने बनाई है, हमारी मशीनरी ही ऐसे बनी है, तो हम इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो जब भी हम मिताहार की बात करते हैं यानी हमको कितना लेना है, जो बाहर प्रकृति से जो कुछ भी हमको दिख रहा है तो वहाँ पर हमको रोक लगानी है कि कितना हमको ग्रहण करना है। अगर वहाँ पर हमने नहीं समझा तो फिर गलत चीज़ों को हम अंदर लेते चले जाएंगे। तो जब गलत चीज़ आप ले रहे हो तो उस समय एक बार ज़रूर अपनी नाक पे हाथ रख के देखिए कि यदि दुर्गंध वाले स्थान पर आप खड़े हैं तो क्या आप उसको कितनी देर ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हर चीज़ पे आप क्या सुन रहे हैं विचार कीजिए। हमको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए यही रास्ता है कि अगर हम यहाँ पर भी अपने को कंट्रोल करके चलते हैं, ध्यान करते हैं। पूर्णिमा ध्यान की बात हुई, ग्रुप मेडिटेशन की बात हुई, पिरामिड मेडिटेशन की बात हुई और हमने बात करी शाकाहार की। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं तब हम असली ध्यानी बन सकते हैं, हम आगे जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। तो जीवन में अग्रसर होने के लिए इन सभी चीज़ों को हमें नियमित रूप से पालन करना है। इसके साथ में दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है, जो हमारी जिह्वा बहुत चलती है ना, चारों तरफ दिमाग भी हमारा दौड़ता रहता है, हर वक्त सोचते रहते हैं, तो हमारे लिए एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, वो है साइलेंस, मौन। हम यदि मौन धारण करें तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे जीवन में बढ़ने के लिए। मौन का मतलब ये नहीं कि केवल आपने ज़बान बंद कर ली। हम लोग ये समझते हैं ना कि साइलेंस का मतलब है कि हमने अपनी जिह्वा को रोक लगा दी, लेकिन केवल जिह्वा पे नहीं, हमको अपने विचारों को भी मौन करना है। अगर हमारे विचार मौन होते हैं, वो कैसे होंगे? जब हम आनापानसती ध्यान को करेंगे, अपनी ब्रेथ से हम कनेक्ट होंगे, तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि हमारे विचार भी यहाँ पर आकर के रुकने लगे। तो विचारों का मौन होना और जिह्वा का मौन होना, ये दोनों चीज़ें बहुत अधिक आवश्यक है। तो विदुषी, आप इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगी? जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेखा जी आपने बताया शाकाहार, जिसके बिना तो ऊर्जा जितनी भी हम लेंगे वो उसका एक लीकेज पॉइंट बन जाएगा अगर हम मांसाहार लेते हैं तो। और ऑप्टिमल डाइट मीताहार, ये भी आहार से ही जुड़ा है और इस आहार की कड़ी है हमारा मौन। जी हाँ, मौन जैसे कि अभी हमने समझा कि मौन खाली मुंह से ना बोलना मौन नहीं होता। मौन होता है जब हम अपने विचारों से भी मौन होते हैं, अपनी भावनाओं को भी मौन करते हैं। ये सारे ही मौन की स्थितियाँ होती हैं। ये मौन हमारे जीवन में एक कई तरीके के स्तरों को लेकर आता है। जब हम मौन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितना जागरूक हो पाए हैं, कितना अपने प्रेजेंट मोमेंट को जान पाए हैं, यानी कि उसके प्रति कितने जागरूक हैं। हम किस समय कैसा सोच रहे हैं, कैसी भावनाओं में जी रहे हैं, किस तरीके की विचारधाराएं हमारे मन में चल रही हैं, ये तभी संभव हो पाता है जब हम मौन होते हैं। तब हम अपनी एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज़ को बहुत शांति, बहुत ध्यान से अनुभव करते हैं। ये अगर हम सिर्फ शारीरिक स्तर से रहते हैं तो वो मौन एक्चुअली में मौन नहीं होता, वो तो सिर्फ कहने के लिए साइलेंस की एक प्रैक्टिस करनी है तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जब हम इसे अंदरूनी तौर पर ध्यान के तरीके से उतारते हैं तो ये हमारे बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है। इसको हम अगर और अच्छे से, कि इसकी एक विधि है जिसे हम कहते हैं यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये हमारी फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है। यंत्र यानी कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोई भी अप्लायंसेज हैं वो सब यंत्र कहलाते हैं। यानी कि फिजिकल चीज़ें, हमारी फिजिकल बॉडी में होने वाली एक्टिविटीज़, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, अप्लायंसेज हों, इंस्ट्रूमेंट्स हों, इक्विपमेंट्स हों, वो सारे के सारे यंत्र का पार्ट हैं। हमारी फिजिकल बॉडी भी यंत्र का ही पार्ट है। इन सारी चीज़ों को लेकर और इवन हमारे शारीरिक
उसमें भी अगर कोई खराबी यानी कि कोई डिजीज़ आती है या उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारे कि हम अपने यंत्र को सही तरीके से कारगर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे, उसकी मेंटेनेंस सही नहीं चल रही। यानी कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये शरीर की एक ज़रूरत है। उसी जैसी तरीके से जैसे इक्विपमेंट्स को हर एनुअली उसकी रिपेयरिंग और उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको सबको देखभाल करनी है, उसी तरीके से ये हमारा यंत्र है। ये इसके बाद अब आता है मंत्र यानी कि हम सोचते हैं कि मंत्र का, आप सब समझ रहे होंगे कि किसी मंत्र का उच्चारण, लेकिन हम ये उच्चारण करते कैसे हैं? अपने मुख से, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र इसमें जुड़ा हुआ होता है। हम अपने विशुद्धि चक्र को यूज कर रहे होते हैं। ये विशुद्धि चक्र कहाँ है? हमारे गले में है। इस विशुद्धि चक्र, ये हमारा 5वां चक्र है। अगर हम अपने मंत्र यानी कि इस स्थिति को, मंत्र की स्थिति को सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और अगर हम इसको सही रूप में यूटिलाइज करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त भी हो जाते हैं। यानी कि थायराइड जैसी प्रॉब्लम होना, खांसी, जो लोगों को, कई लोगों को सीजनल रूप में खांसी बहुत ज़्यादा होना, बार बार उनके गले में खराश का एहसास होना, गले में दर्द रहना, यानी कि गले से जुड़ी हुई जितनी भी टॉन्सिल्स वगैरह, जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो गले से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी इस मंत्र से जुड़ी हैं। यानी कि अगर हम अपनी मंत्र की स्थिति पे काम करेंगे तो हमारा विशुद्धि चक्र अपने आप ही खुलकर एक बहुत ही खूबसूरत रूप से आएगा। यानी कि मंत्र पे अगर काम करना है तो सबसे पहले आपको मौन करना होगा। मौन कैसा? आपको कब, कितना, कहाँ बोलना है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ चुप रहिए, वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप कुछ भी प्रोडक्टिव निकाल नहीं पा रहे हैं। या अगर आपको लगता है कि इस स्थिति में अभी कुछ बोलने से वो काम कारगर नहीं होगा तो उस समय मौन करिए। मौन खाली ये नहीं होता कि हमने 1 दिन का मौन करा, 4 दिन का मौन करा, हम किसी से बोल नहीं रहे। मौन इस स्थितियों में भी अगर हम अपने कुछ ना बोलते हैं और आगे नहीं बढ़ते और सही स्थिति का इंतज़ार करते हैं तो वो भी मौन की स्थिति कहलाती है। मौन को हम कुछ इस तरीके से भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं कि कोई इसे हफ्ते में 1 दिन, कुछ लोगों के साथ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो वर्किंग उस आवर्स उनके ज़्यादा होते हैं, तो वो डेली मॉर्निंग में 1 घंटा मौन कर ले, या हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, या महीने में 1 दिन अगर हम मौन करते हैं तो हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और मौन के साथ साथ अगर हम मेडिटेशन को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि ध्यान ज़्यादा करते हैं मौन के साथ, तो हमारा अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मौन हमें हर वो चीज़ सुनाता है जो हम शोर में सुन नहीं पाते। यानी कि अगर दोस्तों आप मौन रहें तो आप अपने दिल की धड़कन, अपने सांसों की आवाज़, अपने भीतर होने वाली हर गतिविधि को बहुत ध्यान से सुन सकते हैं। ये तभी संभव है जब आसपास बहुत सारा मौन हो, और ये मौन बहुत आवश्यक होता है। मंत्र के बाद आता है तंत्र। जब भी हम तंत्र तक पहुंचते हैं तो तंत्र हमें उस स्थिति पे ले जाता है जहां हम एक फिलॉसफिकल हो जाते हैं, यानी कि हम गुरु की स्थिति में, यानी कि हम मिराकुलस चीज़ों को अपने जीवन में करना शुरू करते हैं। जहाँ जैसे पत्री सर ने सोचा कि मैं 40 साल उन्होंने लगा दिया, और उन्होंने 40 साल पहले ये सोचा कि सब लोग ध्यानी बनेंगे, पिरामिड जगत होगा, शाकाहार जगत होगा। ये आज संभव हो रहा है, हर जगह पिरामिड का यूज़ हो रहा है, लोग इसको समझ पा रहे हैं, ध्यान की महत्ता को जान रहे हैं। तो यही होता है हमारा तंत्र। यानी कि जैसे हमने जादू के उसमें देखा है ना कि अचानक से हाथों में से कुछ निकाल लेना, तो ये कैसा जादू है? ये वही तंत्र है। ये तंत्र विद्या और कुछ नहीं, ये ध्यान से पाने वाली विद्या है। तो यही है हमारी वो 6 गोलियां दोस्तों, जिससे हम अपनी ऊर्जा को हर समय हर पल बढ़ाते चले जाते हैं। बाकी की 6 गोलियां हम अगली श्रृंखला में आपके पास लेकर आएंगे और बताएंगे कि इस ऊर्जा को बढ़ाने के बाद हम ज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।